गुड इवनिंग फ्रेंड। स्वागत है आज की क्लास में। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे अकबर का इतिहास के भाग 2। इससे पहले हमने भाग 1 पढ़ा रखा है। अब भाग 1 में हमने आपको लास्ट में ये बताया था गोंडवाना विजय सन 1564 में। देखिए, इससे पहले जो हमने आपको बताया था सन 1561 में अकबर ने मालवा विजय किया। इसके बाद हमें अमेर विजय सन 1562 पढ़ा देना चाहिए था, लेकिन क्यों? उसका रोकने का रीजन ये था कि मालवा विजय, मेवाड़ अभियान, हल्दी घाटी का युद्ध और भी जितने भी युद्ध हुए, ये सब राजपूतों के साथ था। इस वजह हमने राजपूतों के लिए उसको रोका। देखिए, गोंडवाना विजय सन 1564 के बाद अकबर ने 2 रूल्स निकाले, 2 मैसेज भेजा लोगों के पास। कहा कि पहली बात तो ये, जिसने मेरी अधीनता को स्वीकार कर लिया, उसके सेना में रहने वाले अच्छे व्यक्तियों को हम एक अपनी सेना में ऊंचे पद से नवाजेंगे। दूसरा ये कि जिसने अधीनता स्वीकार नहीं की तो उसके ऊपर आक्रमण करके उसके साम्राज्य को छीन लेंगे और उसे मार दिया जाएगा। तो पहले अधीनता में क्या था कि अगर आपने अधीनता स्वीकार कर ली, या तो दोस्ती के नाते या फिर विवाह संबंध से, तो उसके साम्राज्य को भी वापस कर दिया जाएगा और उसको उच्च पद पे नवाजा जाएगा। दूसरा था कि जिसने अधीनता को स्वीकार नहीं किया, उसको मार दिया जाएगा, उसके साम्राज्य को छीन लिया जाएगा। तो यही सारी चीजों को देखते हुए सन 1562 ईस्वी में अकबर अमेर के शासक भारमल की तरफ बढ़ा। यह एक राजपूत शासक था, जिसने अपनी स्वेच्छता से अकबर की अधीनता को स्वीकार करके अपनी पुत्री हरकाबाई, जिसे इतिहास में जोधाबाई के नाम से जाना जाता है, उसका विवाह अकबर के साथ कर दिया। स्टोरी क्या थी कि भारमल के पुत्र जो भगवान दास है और पौत्र मतलब पोता मान सिंह को मुगल सेना में अकबर ने एक ऊंचे पद पर प्रदान किए, एक ऊंचा पद दिया। देखिए, बहुत सारे लोगों ने आपको यह बताया होगा कि अकबर से जोधाबाई से प्रेम हो गया था, लड़ाइयां लड़ी गई, तब जाके उसके बाद जोधाबाई की शादी हुई। तो ऐसा कुछ नहीं है। जोधाबाई के पिता भारमल अपनी स्वेच्छता से अपनी जान को बचाने के लिए अकबर की अधीनता को स्वीकार कर लिया था। आइए, बगैर देरी किए हम लोग इसको लिखते हुए चलेंगे और पढ़ते हुए देखेंगे। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि अमेर विजय, ठीक है, अमेर विजय कब हुआ? सन 1562 में। ठीक है, तो लिखिए और हम आपको बताते भी रहेंगे। लिखिए, अमेर का शासक भारमल था, जिसने अपनी स्वेच्छता से मतलब अपनी मर्जी से अकबर की अधीनता को स्वीकार करके अपनी पुत्री हरकाबाई, जिसे इतिहास में जोधाबाई के नाम से जाना जाता है, हरकाबाई का विवाह अकबर से कर दिया।
अकबर से कर दिया। ठीक है, ये चीजें अकबर से कर दिया। अब हुआ क्या था कि भारमल के जो पुत्र थे भगवान दास और पौत्र मानसिंह को मुगल सेना में अकबर ने इन्हें उच्च पद से प्रदान किए थे, उच्च पद दिया था। मानसिंह जो इनके नवरत्नों में आते हैं। ठीक है, इसके बाद अकबर, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो इंपॉर्टेंट है उसको हम लोग देखते चल रहे हैं। ठीक है, इसके बाद अकबर बढ़ता है एक मेवाड़ अभियान के लिए। कहां पर? तो मेवाड़ अभियान पर। अभियान पर कब मेवाड़ अभियान किया था? तो सन 1567 में किया। ठीक है, अब देखिए मेवाड़ अभियान सुन लीजिए, उसके बाद लिखिएगा। देखिए अकबर ने सन 1567 में मेवाड़, मेवाड़ मतलब कि चित्तौड़, ज्यादातर फेमस क्या है? चित्तौड़। चित्तौड़ पर आक्रमण किया सन 1567 ईस्वी में, क्योंकि यहां का राजा राणा उदय सिंह ने अकबर की अधीनता को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था। लेकिन जब अकबर ने इनके किले पर, इनके ऊपर जब आक्रमण किया तो इनकी हालत खराब हो गई। जैसे ही अकबर एंट्री करता है, राजा राणा उदय सिंह आक्रमण के ही दौरान अपने किले का भार, जिम्मेदारियां, सारी चीजें अपने सेनापति जयमल और फतेह सिंह को सौंपकर जंगल में भाग गया। मेरे ख्याल में एक बात आती है, अक्सर मैं ये चीज सोचता हूं कि नाम तो आपका राणा उदय सिंह बन गया, जब आपके अंदर इतनी ताकत नहीं थी कि हम अकबर से मुकाबला कर सके बहादुरी की तरह, तो उनकी अधीनता को स्वीकार ही कर लेना चाहिए था। इससे आपके सैनिक, आपके जो मासूम बच्चे वहां भी थे, वो ना मारे जाते, ना किले पे अधिकार होता, ना जो जयमल और फतेह सिंह की न मृत्यु होती। आखिरकार आपने अपनी जान बचाने के लिए इन मासूम लोगों की जान की बाजी क्यों लगा दी? हिम्मत नहीं थी तो आप अधीनता को स्वीकार कर लेते। अगर आप हिम्मतवर थे तो आपको हिम्मत से एक राजा का काम क्या होता? बहादुरी से सामना करना। तो खैर जो बातें हुई, तो हमने क्या कहा कि अकबर ने जब सन 1567 में चित्तौड़ पर आक्रमण किया तो वहां का राजा राणा उदय सिंह इसकी अधीनता को स्वीकार नहीं किया और वहां से भाग गया। किले का पूरा भार अपने जयमल और फतेह सिंह को सौंप कर जंगल में कहा चला गया था? भाग गया था। यह किला मध्य प्रदेश का, सॉरी, यह किला मध्य राजस्थान का प्रवेश द्वार माना जाता है। इस विजय के उपलक्ष्य में अकबर ने एक नामा जारी किया जिसे इतिहास में फतहनामा के नाम से जाना जाता है। तो अकबर ने क्या किया? फतहनामा जारी किया। देखिए चित्तौड़ के किले में कत्लेआम अकबर के नाम पर एक बड़ा धब्बा साबित हुआ, लेकिन जयमल और फतेह सिंह की बहादुरी से अकबर बहुत प्रभावित हुआ और इन दोनों की प्रतिमा को अकबर ने किले के मुखद्वार पर स्थापित कर दिया था। इन दोनों की बहादुरी बहुत थी, इन दोनों ने बहुत ही बहादुरी से अकबर का सामना किया, लेकिन मृत्यु घाट उतरने के बाद इन दोनों की प्रतिमा को अकबर ने आगरा के किले के मुख्य द्वार पर स्थापित कर दिया। तो बस चित्तौड़ किले में यही तो इतना था, तो इसको हम लोग लिख लें और नोट्स बनाते चले, जिससे आपको आसानी हो जाएगी। तो मेवाड़ अभियान कब किया? सन 1567 में। देखिए यहां का राजा राणा उदय सिंह ने अकबर की अधीनता को स्वीकार नहीं किया था, जिस कारण अकबर ने इसके किले पर, मतलब चित्तौड़ पर, ठीक है,
इतना याद रखें, कहां पर किया? चित्तौड़, जिसको मेवाड़ भी कहा जाता है, पर आक्रमण कर दिया। इसके आक्रमण से डरकर राणा उदय सिंह किले का भार जयमल और फतेह सिंह को सौंप कर जंगल भाग गया। ठीक है, इतनी चीजें बात करें तो जंगल भाग गया। इसके बाद हमने आपको बताया कि इस विजय को जीतने के बाद, देखिए, इस किले को जीतने के बाद अकबर ने फतहनामा जारी किया। ठीक है, ये चीज आप लोग याद रखेंगे। फतहनामा कब जारी किया गया था? सन 1567 में, राणा उदय सिंह के महल चित्तौड़ पर आके विजय के बाद। ठीक है, ये सारी चीजें। इसके बाद ये चीज लिखने की जरूरत नहीं है कि कत्लेआम हुआ, फिर इसके बाद धब्बा लगा और फतेह सिंह और जयमल की एक मूर्ति बनाई गई आगरा के मुख्य द्वार पे। ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, चलिए इसके बाद देखें, एक और अभियान अकबर ने किया जिसे हल्दी घाटी का युद्ध के नाम से जाना जाता है। ये अक्सर आपको एग्जाम में मिल जाएगा, हल्दी घाटी का युद्ध। घाटी का युद्ध कब हुआ था? तो सन 1576 में। ठीक है, चलिए देखें कि सन 1562 ईस्वी में, देखिए, सन 1572 ईस्वी में उदय सिंह की मृत्यु के बाद, कौन? राणा उदय सिंह की मृत्यु के बाद, राणा उदय सिंह की मृत्यु के बाद, ठीक है, इसकी राणा उदय सिंह की मृत्यु के बाद इसका बेटा राणा प्रताप, ठीक है, राणा उदय सिंह की मृत्यु के बाद इसका बेटा राणा प्रताप मेवाड़ का शासक बना। मेवाड़ का शासक बना। ठीक है, जो 18 जून सन 1576 को अकबर के विरुद्ध हल्दी घाटी का युद्ध किया, लेकिन अफसोस कि अकबर ने इसे भी पराजित कर दिया था और अकबर की ही विजय हुई थी। ठीक है, इतनी बातें आपको ख्याल रखना है कि हल्दी घाटी के युद्ध किसके किसके बीच हुआ था। तो राणा उदय सिंह और आगे जो लिखा रहे हैं वो अकबर के बीच। ठीक, कब हुआ था? तो 18 जून सन 1576 में राणा उदय सिंह, सॉरी, इनके बीच नहीं, देखिए कंफ्यूज हो गया, राणा प्रताप, ठीक है, राणा प्रताप और अकबर के बीच लड़ा गया। इस युद्ध में राणा प्रताप की हार हुई। ठीक है, हार हुई और अकबर जीत गया। उम्मीद करता हूं यहां तक बात आपको समझ में आ गई होगी।
तो चलिए फिर हम लोग अब आगे देखते हैं। ये देखते हैं कि किस तरह से अकबर ने गुजरात अभियान सन 1572 ईस्वी में किया। देखिए सन 1572 ईस्वी में अकबर ने गुजरात पर आक्रमण किया और इसी आक्रमण के दौरान अकबर ने पहली बार समुद्र देखा था और पहली बार पुर्तगाली व्यापारियों से भेंट भी की थी। और किताबों में आया है कि अकबर ने नाव पे बैठकर नौका विहार भी किया था। तो मुगल सल्तनत में अगर देखा जाए तो अकबर ही पहला ऐसा शासक था जिसने दक्षिण भारत पर अभियान करके पुर्तगालियों से मुलाकात हुई थी। ठीक है। सन 1572 में अकबर ने गुजरात के शासक मुजफ्फर खां तृतीय पर आक्रमण किया और सन 1573 में गुजरात को इसने जीत लिया था। ठीक है। आइए पहले हम लोग आक्रमण पूरा देख लेते हैं, उसके बाद लास्ट में हम लोग इंपॉर्टेंट फैक्ट भी देखेंगे जो डायरेक्ट आपके एग्जामों में पूछ लिया जाता है। ठीक है। देखिए डेट पर मत जाइएगा कि सन 1662 फिर 67 फिर 72, इन सब चीजों की डेट पर मत जाइएगा। ठीक है। जैसा पढ़ाने का तरीका है और जैसे आपको याद हो सकता है वैसे कर लीजिएगा, लेकिन पढ़ाने का तरीका और पढ़ने का सही तरीका यही है, इसी वजह से मैं आपको इस तरह से लिखवा रहा हूं। तो हमने क्या बताया, गुजरात अभियान। चलिए गुजरात अभियान कब किया गया, तो ये किया गया सन 1572 ईस्वी में, मतलब 1572 में किया गया। देखिए आप ये चीज स्टोरी से याद रखें कि सन 1572 ईस्वी में अकबर ने गुजरात पर आक्रमण किया और इसी आक्रमण के दौरान अकबर ने पहली बार समुद्र को देखा था। ये स्टोरी से याद रखें आप। और पहली बार पुर्तगाली व्यापारियों से अकबर ने भेंट की थी। मुगल सल्तनत में पहला ऐसा शासक था जिसने पुर्तगालियों व्यापारियों से भेंट की थी। लिखना आपको सिर्फ क्या है कि ये लिखना है कि सन 1572 ईस्वी में अकबर ने गुजरात के शासक मुजफ्फर खां तृतीय पर आक्रमण करके गुजरात को सन 1573 ईस्वी में जीत लिया था। इस सन 1572 ईस्वी में अकबर ने गुजरात के शासक मुजफ्फर खां तृतीय पर आक्रमण करके गुजरात को 1573 ईस्वी में जीता। ठीक है, इतनी चीजें 1573 ईस्वी में जीता। एक चीज नोट करके आप लोग लिखें यहां पर, जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्मिथ ने सन 1573 ईस्वी में गुजरात के द्वितीय आक्रमण को, ठीक है, में गुजरात के द्वितीय आक्रमण को ऐतिहासिक द्रुतगामी आक्रमण कहा है। ठीक है। ये एग्जाम में आपके क्वेश्चन आ सकता है कि किसने गुजरात के द्वितीय आक्रमण को ऐतिहासिक द्रुतगामी की संज्ञा दी है, तो उनका नाम क्या है, स्मिथ ने। देखिए सन 1572 में आक्रमण किया था, फिर ये घूमने चक्कर में लग गए, फिर 1573 ईस्वी में आक्रमण करके मुजफ्फर खां तृतीय को
से इसने गुजरात को छीन लिया था। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूं यहां तक बात आपको समझ में आ गई होगी। इसके आगे देखिए, फिर इसने एक अभियान किया बंगाल और बिहार पर, बंगाल एवं बिहार पर। यह हुआ था सन 1574 से और 1576 के बीच। कब हुआ? सन 1574 और 1576 में। अब देखिए, देखिए अकबर सन 1574 ईस्वी में दाऊद खां को पराजित कर उत्तर भारत में अंतिम अफगान शासन का अंत कर दिया था। कहां पर? सन 1574 और 1576 में दाऊद खां को पराजित करके अकबर ने उत्तर भारत से जितने भी अफगान शासक थे वहां का सबका अंत कर दिया था। सन 1574 और 76 ईस्वी में अकबर ने आक्रमण करके अकबर ने दाऊद खां, लिखिए ऐसे, सॉरी, दाऊद खां पर, ठीक है, इसने दाऊद खां पर ऐसे, दाऊद खां को ऐसे लिखिए, दाऊद खां को पराजित करके उत्तर भारत से अफगान शासन का अंत कर दिया। ठीक है, अब उत्तर भारत में कोई भी अफगान नहीं बचा था। इसके बाद सन 1581 ईस्वी में अकबर ने काबुल पर भी अधिकार कर लिया था। ये आपको नोट करके लिखना है। ठीक है, लिखेंगे यहां पे नोट करके कि सन 1581 ईस्वी में अकबर ने काबुल, ठीक है, अकबर ने काबुल पर अधिकार कर लिया था। ठीक है, इतनी सारी चीजें। अब अकबर कहां पहुंचेगा? अब अकबर पहुंचेगा दक्षिण भारत पर अभियान करेगा। ठीक है, इतनी सी सारी चीजें आप लोग लिख लें, हम किनारे हटके आपको स्टोरी बताते रहे, आप लोग लिख लें। देखिए, यह पहला मुगल शासक था जिसने दक्षिण भारत पर अभियान किया। ठीक है, दूसरी चीज ये है कि खान देश का शासक अली खान ने सन 1591 ईस्वी में अकबर की अपनी स्वेच्छता से अधीनता को स्वीकार कर लिया और सन 1599 में दौलताबाद को जीतकर अपने अधीन कर लिया। किसने? अकबर ने। और फिर आगे बढ़ता है, सन 1600 ईस्वी में अहमदनगर पर आक्रमण किया और चांद बीबी को, जो निजाम शाह की पुत्री थी, इससे संधि करके इसे भी अपने अधीन कर लिया था। इसके भी आगे बहुत सारी चीजें हैं, हम आपको सारी चीजें बताते चलेंगे। उम्मीद करता हूं यहां तक आपने लिख लिया होगा और ये भी उम्मीद करता हूं कि क्लास आपको अच्छी लग रही है। तो प्लीज, अगर क्लास से आपको फायदा मिल रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना न भूलें। आप मेरी हेल्प कर सकते हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके, लाइक करके, शेयर करके और प्यारा सा कमेंट्स और अपनी राय जरूर दें कमेंट्स बॉक्स में कि आपको क्लास कैसी लग रही है। यही मुझे आपका सपोर्ट चाहिए और मुझे आपसे किसी भी तरह का कोई भी पैसा, फीस कुछ भी नहीं चाहिए। पूरी क्लासेस आपके लिए फ्री है। बस उम्मीद करता हूं कि आप मुझे सपोर्ट करेंगे, मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे। बस मुझे आपसे और कुछ नहीं चाहिए। चलिए फिर हम लोग दक्षिण भारत का अभियान पढ़ते हैं।
चलिए हेडिंग डालिए दक्षिण भारत पर, दक्षिण भारत का अभियान। दक्षिण भारत का अभियान। ठीक है, चलिए लिखिए, यह पहला मुगल शासक था यह पहला मुगल शासक था जिसने दक्षिण भारत पर दक्षिण भारत पर अभियान किया। ठीक है, अक्सर हम कुछ ना कुछ भूल जाते हैं, जैसे उस दिन का भूल गए थे लिखना। तो इतना सी चीजें तो आप भी समझ सकते हैं और आप भी लिख सकते हैं, कोई बात नहीं। तो दक्षिण भारत पर अभियान किया। लिखिए, खाना देश का शासक अली खान ने सन 1591 ईस्वी में अपनी अधीनता से अकबर की अधीनता को, अपनी स्वच्छता से अकबर की अधीनता को स्वीकार कर लिया। सन 1591 ईस्वी में अपनी स्वेच्छा से अकबर की अधीनता को स्वीकार कर लिया। ठीक है, ये चीजें आगे देखें कि सन 1599 ईस्वी में दौलताबाद को जीतकर अकबर ने, ऐसे लिखिए, अकबर ने दौलताबाद को जीतकर अपने अधीन कर लिया था। ठीक है, दौलताबाद को जीतकर अपने अधीन कर लिया था। ठीक, ये सारी चीजें हो गई, ये भी चलिए इंपॉर्टेंट फैक्ट में है। आगे देखिए, अब 1599 के बाद सन 1600 ईस्वी में अहमदनगर पर आक्रमण किया और चांद बीबी उस टाइम वहां की शासिका थी। चांद बीबी जो निजाम शाह की पुत्री थी। किसकी पुत्री थी ये? चांद बीबी निजाम शाह की पुत्री से संधि कर ली। सॉरी, बड़ी का मात्रा लगता है, हमने छोटा ही लगा दिया। संधि कर ली, ठीक है, और इसे भी अपने अधीन कर लिया था। ठीक है, ये बात समझिएगा, संधि कर ली और लिख लीजिए, उसे कोई जरूरत नहीं थी, और इसे भी अपने अधीन कर लिया। ठीक, उम्मीद करता हूं यहां तक बात आपको समझ में आ गई होगी। जल्दी से नोट कर लीजिए, उसके बाद फिर हम लोग आगे देखेंगे।
हमने जो बताया कि सन 1600 ईस्वी में निजाम शाह की पुत्री चांद बीबी से अकबर ने क्या कर लिया था, संधि कर लिया। इसके बाद अकबर ने अपने जीवन का अंतिम अभियान सन 1601 ईस्वी में असीरगढ़ किले को जीत लिया। असीरगढ़ किले पर आक्रमण किया और उसे जीत लिया। फिर अक्टूबर 1605 ईस्वी को अकबर की मृत्यु हो जाती है और इसकी लाश को सिकंदरा, जो आगरा के समीप में है, वहां पे दफनाया गया। और इसकी मृत्यु के बाद इसका बेटा सलीम, जो जहांगीर के नाम से जाना जाता है, उसे गद्दी पर बैठाया गया। इसमें भी एक नोट करने वाली बात यह है कि सन 1571 में अकबर ने फतेहपुर सीकरी की स्थापना की थी। नोट करके बात करना है। और अपनी राजधानी जो आगरा थी वहां से हटाकर फतेहपुर स्थापित कर दिया था। फिर सन 1575 ईस्वी में इबादत खाना की अकबर ने स्थापना की तथा सन 1578 ईस्वी में सभी धर्म के लोगों को इस इबादत खाने में जाने की अनुमति भी दे दी। अकबर ने सन 1582 ईस्वी में दीन इलाही की घोषणा की, एक नए धर्म की, दीन इलाही। और सन 1583 ईस्वी में अकबर ने इलाही सनमत मतलब नया कैलेंडर की शुरुआत की। इतनी सारी चीजें हम देखेंगे। इसके बाद बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट है, फिर नवरत्न है, ये सारी चीजें हम लोग देख लेंगे। आइए फिर देखते हैं, बगैर देरी किए आज की क्लास में पढ़ लेते हैं हम लोग अकबर का इतिहास। क्लास अच्छी लग रही है तो प्लीज अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि अपना मकसद है कि हर उस घर तक एजुकेशन को पहुंचाना जहां पर बच्चे पैसों की वजह से पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, चलिए देखिए। अब देखिए कि अकबर ने अपना अंतिम अभियान सन 1601 ईस्वी में असीरगढ़ किले को जीता। सन 1601 ईस्वी में असीरगढ़ किले को जीता। ठीक है, इसके बाद देखिए अक्टूबर सन 1605 ईस्वी में अकबर की मृत्यु हो गई। अकबर की मृत्यु हो गई और इसकी लाश को आगरा के करीब सिकंदरा में दफनाया गया था। ठीक है, आगरा के करीब सिकंदरा में दफनाया गया। इसकी मृत्यु के बाद इसका बेटा सलीम, जिसे जहांगीर के नाम से जाना जाता है, ठीक है, इसका बेटा सलीम, ब्रैकेट में लिखेंगे जहांगीर, गद्दी पर बैठा।
करके लिखें कि सन 1571 ईस्वी में अकबर ने फतेहपुर सीकरी की स्थापना की। फतेहपुर सीकरी की स्थापना की और अपनी राजधानी आगरा से फतेहपुर स्थापित कर दिया। ठीक है, कहाँ कर दिया? फतेहपुर स्थापित कर दिया। ठीक है, रख दो, स्थापित कर दिया। फिर आगे देखें कि सन 1575 ईस्वी में अकबर ने इबादत खाना की स्थापना की। ठीक, इबादत खाना की स्थापना की तथा सन 1578 ईस्वी में सभी धर्मों के लोगों को इसमें आने जाने की इजाजत दे दी। ठीक है, ये चीज। और देखें, फिर आगे बढ़ते हैं तो सन 1582 ईस्वी में अकबर ने दीन ए इलाही की, सही है, दीन इलाही की घोषणा की। ठीक है, ये चीज है। और देखें एक चीज कि सन 1583 ईस्वी में इलाही अकबर ने, इसे लिखे, अकबर ने इलाही सनवत मतलब नया कैलेंडर की शुरुआत की। नए कैलेंडर की शुरुआत की। ठीक है, इतनी सारी चीजें। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जो सारी इंपॉर्टेंट फैक्ट को हम लोग देखते हुए चलेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूं यहां तक क्लास आपको समझ में आ गई होगी। समझ में आ गई है तो बस एक ही चीज कहता हूं, आपसे बार बार कह रहा हूं कि कमेंट्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा कि क्लास आपको कैसी लग रही है, और साथ ही साथ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि आपसे मुझे सिर्फ यही एक चीज चाहिए और मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। बस आप मन लगा के पढ़ें, मुझे सपोर्ट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें दोस्तों तक, ताकि हर एक घर तक एजुकेशन को पहुंचाया जा सके। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम लोग इंपॉर्टेंट फैक्ट। ठीक है, चलिए स्टार करके लिखते चलेंगे अब हम और आप। देखिए, पहले तो ये
सबसे पहले लिखें कि रुकैया रुकैया बेगम अकबर की पहली पत्नी थी। अकबर की पहली पत्नी थी। ये पहला फैक्ट है। दूसरा देखें, इंपॉर्टेंट फैक्ट जो मैं आपको बता रहा हूं उसमें क्या है कि अकबर के अकबर के दरबार में फैजी नामक विद्वान जो था, फैजी एक राजकवि के पद पर राजकवि के पद पर आसीन थे। पद पर आसीन थे। ठीक, ये दूसरा हो गया। तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसे भी देखें। देखिए, शेख शेख सलीम चिश्ती शेख सलीम चिश्ती शेख सलीम चिश्ती अकबर के दरबार के प्रसिद्ध सूफी संत थे। अकबर के दरबार के प्रसिद्ध सूफी संत थे। ठीक है, चलिए आगे देखें। क्या है कि मनसबदारी प्रथा जो थी, मनसबदारी प्रथा अकबर की शासन प्रणाली की प्रमुख विशेषता थी। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। आगे देखिए, एक नेक्स्ट कि बाज बहादुर, हमने आपको बताया भी है इनके बारे में। बाज बहादुर तानसेन बैजू बावरा एवं बाबा रामदास बाबा रामदास ये अकबर के प्रमुख गायक थे। ठीक है, ये हो गया। आगे चलिए, बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट बताते हैं। लिखिए, दसवंत नाम था एक लोगों का, दसवंत बसावत, दसवंत बसावत और अब्दुल समद, अब्दुल समद ये ये अकबर के प्रसिद्ध चित्रकार थे। चित्रकार थे। ठीक है, आगे देखिए। एक और देखिए कि अकबरनामा की रचना
ये अक्सर आपके एग्जाम में मिलता है। अकबरनामा की रचना अबुल फजल ने की थी। अबुल फजल ने की थी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ये चीजें आपको समझ में आ रही होगी और आपको अच्छा भी लग रहा होगा। हमने जितनी भी हिस्ट्री हम आपको पढ़ा रहे हैं, यकीन माने आपके एग्जाम में क्वेश्चंस देखने को यहां से मिल जाएंगे, अगर एग्जामिनर ने क्वेश्चंस इस चैप्टर से बनाया तो। ठीक है, ये चीज है। ठीक है, अब भाई एग्जामिनर क्वेश्चन बनाएगा ही नहीं अगर यहां से, तो आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे कहां से, है नहीं। अगर एग्जामिनर ने अकबर के चैप्टर से क्वेश्चन बनाया तो यकीन माने कि इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएंगे। ठीक है, हमने सारी चीजें यहाँ पे निचोड़ के रख दी है। चलिए आगे देखें। और इंपॉर्टेंट फैक्ट कि अब्दुल कादिर बदायूनी ने अकबर के आदेश पर रामायण का फारसी में अनुवाद किया है। किसने किया है? अब्दुल कादिर बदायूनी ने। लिखे फिर ऐसे लिखिए, अकबर के आदेश पर अब्दुल कादिर बदायूनी ने रामायण की फारसी में, रामायण को लिखने से ना ज्यादा सही रहेगा, रामायण को फारसी में अनुवाद किया है। फारसी में अनुवाद किया है। ठीक है, ये चीज है। और देख लीजिए आगे, देखिए जैन प्रचार्य प्रचार लिख रहा हूं, जैन आचार्य विजय सेन सूरी को अकबर ने काली सरस्वती की उपाधि दी थी। किसने? अकबर ने जैन आचार्य विजय सेन सूरी को अकबर ने काली सरस्वती की उपाधि दी थी। ठीक है, चलिए इतनी बातें, ये है आपके इंपॉर्टेंट फैक्ट। बस अब आपको ये लिखना है दो चीजें और, एक ये कि अकबर के द्वारा किया गया कार्य, जो और सारी चीजें हमने आपको बता रखी हैं, बस दो चीजें लिखनी है कि पंचमहल बुलंद दरवाजा जो है वो फतेहपुर सीकरी में स्थित है, और आगरा का किला या जोधाबाई महल ये कहां पर है? वो भी आगरा में ही स्थित है। ठीक है, ये चीजें। और फिर इनके नवरत्न हैं, जैसे अबुल फजल, फैजी, हकीम हुक्काम, बीरबल, टोडरमल, अब्दुल रहीम खान खाना, जो किसके? बैरम खां के पुत्र थे, मान सिंह, तानसेन और मुल्ला दो प्याजा। ठीक है, इतनी सारी चीजें आपको लिखनी है, बस इसके बाद अकबर के बारे में कुछ नहीं पढ़ना। चलिए उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को क्लास समझ में भी आ रही होगी, क्लास आपको अच्छी भी लग रही होगी। बस अपना कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके मुझे जरूर बता दें। क्या लिखना है? निर्माण। ठीक है, अकबर द्वारा जो निर्माण किए गए थे कौन कौन से? देखिए पहला तो है कि लिख ले
बुलंद दरवाजा, और जो चीजें हैं वो सारी चीजें हमने आपको लिखवाई है। ठीक है, बुलंद दरवाजा, और एक है पंचमहल। क्या है? बुलंद दरवाजा, और एक क्या है? पंचमहल। ये कहां पर है? ये है आपके फतेहपुर सिकरी में। फतेहपुर सिकरी में। दूसरा जो है जोधाबाई का महल। ठीक है, कहाँ है? कौन? जोधाबाई का महल। और एक चीज और है जो है आगरा का किला। आगरा का किला, आगरा का ताजमहल नहीं, आगरा का किला। ठीक है, आगरा का किला ये कहां पर है भाई साहब? तो ये है आगरा में। ठीक है, ये सारी चीजें। अब हम लोग मेन चीज ये है कि अकबर के 9 रत्न का नाम देखेंगे और यहीं पर अकबर का चैप्टर समाप्त हो जाएगा। अकबर के 9 रत्न के नाम। ठीक है, चलिए पहले लिखते हैं कि पहला नाम है अबुल फजल, जिसको कहते हैं। लिख लीजिए, सीरियल से लिखने की कोई जरूरत नहीं है, जिसको जैसा नाम याद हो वो ऐसे लिख सकता है। अबुल फजल। दूसरा फैजी। तीसरा हकीम हुक्काम। हकीम हुक्काम। एक और है जो है आपके बीरबल। इन्हें तो कौन नहीं जानता, महान आदमी है, इन्हें तो बच्चा बच्चा जानता है। पांचवा देख ले, पांचवा एक नाम जिसका पड़ता है कि टोडरमल। ठीक। छठवें नंबर पे बचे कौन? हकीम हुक्काम, बीरबल, टोडरमल, और बचे अब्दुल रहीम खान खाना, जो बैरम खां के पुत्र थे। अब्दुल रहीम। ठीक है, अब्दुल रहीम खान ए खाना, जिन्हें खानों का खान भी कहा गया है। ठीक है, फिर देखिए मान सिंह, जो जोधाबाई की जब शादी हुई तो दहेज की तरफ से आए थे, इनको एक ऊंचा पद दिया गया था। मान सिंह। फिर देखिए तानसेन, और आखिरी में अगर देखें तो मुल्ला दो प्याजा बसते हैं। मुल्ला दो प्याजा। ठीक। तो उम्मीद करता हूं आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। तो आज की क्लास में बस इतना ही, और यहीं पर इतिहास अकबर का समाप्त हो जाता है। क्लास अगर अच्छी लगी है तो लास्ट टाइम में जाते जाते फिर मैं आपसे कहूंगा कि बस मुझे सपोर्ट चाहिए आपका। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और प्यारा सा कमेंट्स और अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर दें कि आपको क्लास कैसी लग रही है, और क्लास में क्या चीज चेंज करना चाहिए, क्या चीज और अच्छा करना चाहिए। अपनी राय दें, राय देने से ही और भी बेहतर होता है। तो बस उम्मीद तो यही है कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी। बहुत जल्दी सब्सक्राइब करें, शेयर करें, क्योंकि और बहुत सारे लोगों की तरह मैं भी 1000 सब्सक्राइबर होने के बाद केक काटना चाहता हूं आपके साथ, अपने साथ बेहतर लगेगा। तो मिलते हैं नई क्लास में, नई उमंग, नई जोश के साथ। तब तक लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।